दोस्तों, हम सभी को इंतज़ार है कि किस दिन मुंबई और अहमदाबाद के बीच के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को कंप्लीट करके रन किया जाएगा। उसका पहला ट्रायल कब होगा। खैर, उस सफ़र में इंतज़ार बढ़ता जा रहा है। 2025 आ गए, 26-27 तक का प्रोजेक्ट डिले है। उसके अपने कई कारण हैं, लेकिन जिस दिन वो बन के तैयार होगा, सवाल है कि उसके बाद क्या। बुलेट ट्रेन का दूसरा कॉरिडोर कहाँ होगा, और इन सभी में आप सभी को जान के अच्छा भी लगेगा और शायद जानते भी हों कि दूसरा कॉरिडोर होगा दिल्ली से बनारस तक का बुलेट ट्रेन का। तो आज उसी की थोड़ी डिटेलिंग में बात करते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं कि क्या लॉजिक है कि ये दिल्ली से बनारस के बीच में ही क्यों बनाया जाएगा, क्यों वो कोई और चीज़ें नहीं चुनी जाएंगी, क्या इसका थोड़ा सा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं शिव पांडे आज आपको लेकर चलता हूँ दिल्ली से बनारस के उस सफ़र पे जिस पे आप कई बार गए होंगे, नहीं गए होंगे तो आज मेरे साथ सफ़र में बने रहिए। जी हाँ, देश में अगर बात करें तो दिल्ली से बनारस, जिससे 320 किलोमीटर की रफ्तार पे कोई अगर बुलेट ट्रेन दौड़े तो क्या ही बात है, जैसे मुंबई और अहमदाबाद की बात है। तो 1,20,000 करोड़ की लागत से बनेगा ये 865 किलोमीटर लंबा 12 स्टेशन वाला कॉरिडोर, जो दिल्ली से बनारस को जोड़ेगा। देश के सबसे बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में इसका नाम आ जाएगा। एक मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल ये रेडी करके देगा, जिससे बनने के बाद 3 से 5 घंटे के बीच में आप दिल्ली से बनारस जा सकते हैं, जो अभी कुछ 12 घंटे का समय लेता है। और इसकी एक लाइन अयोध्या से भी जोड़ी जाएगी। इसकी चर्चा आपको ऑलरेडी सुनने को मिली होगी। टूरिज्म से लेकर कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ाने से पूरे रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। अभी सर्वे करके इसकी डीपीआर की तैयारी की जा रही है। कंस्ट्रक्शन शुरू होने को कह रहे थे 2028 में, और मुझे लगता है 2032 से पहले इसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू नहीं होगा, क्योंकि डीपीआर में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि वाई दिल्ली वाराणसी एचएसआर इज नीडेड। एचएसआर का मतलब होगा हाई स्पीड रेलवे, जहां पे भी एचएसआर यूज किया जाएगा। तो देखिए, सीधी बात है कि 3000 साल से पुराना शहर, जिससे पुराना नाम काशी है, भारत की आध्यात्मिक धरोहर या आध्यात्मिक कैपिटल है। ठीक है, चाहे उसके गंगा के घाट हो या पुराने मंदिर हो, और या मोदी जी का वहां से सांसद होना भी इस बात को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। जब ब्रिटिश राज करते थे तो प्राइवेट कंपनियां रेलवे बनाती थी, और उन्होंने धीरे धीरे रेलवे लाइन का विस्तार बनारस तक किया। ठीक है, तो मुगल सराय से इसको जोड़ दिया गया, तो दिल्ली हावड़ा रूट से आराम से बनारस जुड़ गया और एक मेजर कॉरिडोर बन गया। उस टाइम स्टीम पावर्ड इंजन होती थी, तो 20 से 25 किलोमीटर की स्पीड होती थी, प्लस उसको कोल भरना, उसका बॉयलर चेंज करना समय लगता था, लेकिन उस समय के हिसाब से ये सस्ता और फास्टर मीडियम था। तो जिससे क्या हुआ कि ये ट्रेन ट्रेवल बनारस से दिल्ली के बीच में काफ़ी पॉपुलर हुआ, और धीरे धीरे रेलवे नेटवर्क इंडिया की बैकबोन बन चुका है। अब ऐसे में जब नए इंप्रूवमेंट हुए, लोकोमोटिव्स आए, नए नए इलेक्ट्रिसिटी वाले इंजन्स आए, तो हुआ क्या, भारत में 50,000 किलोमीटर का लगभग में एक रेल नेटवर्क बन गया। और इस तरह से कह सकते कुछ आज़ादी के बाद पाकिस्तान में भी गया और बांग्लादेश में भी गया। लेकिन फिर भी जब एयर कंडीशन यात्रा के साथ तेज यात्राएं वाली आई, तो वही हुआ कि दिल्ली से बनारस के बीच का सफर 15 से 16 घंटे का हो गया। बाद में राजधानी एक्सप्रेसवे के आने के बाद से हुआ क्या कि वही सफर और ज़्यादा घट हो गया, क्योंकि राजधानी को प्रायोरिटी मिलने लगी। और उसके बाद आई वंदे भारत। तो दिल्ली से बनारस के बीच में जब ये वंदे भारत आई, जो सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की एक थी, जो 120 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने लगी, तो वो सफ़र 12 घंटे का हो गया है, और लगभग में आप कह सकते हैं कि 8 से 12 घंटे के बीच में हो गया है, और उसी ट्रैक रूट पे चलती हैं। तो आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि हफ्ते में 6 दिन चलने लगी हैं। तो वंदे भारत 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे में पहुंचा देती है, डिपेंड करता है, कभी कभी वो चीज़ें अटक जाती हैं। तो इस तरह से जब वंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड दिल्ली से बनारस को जोड़ देती है, तो फिर नंबर किसका आता है? नंबर आता है एक हाई स्पीड रेलवे का दिल्ली से बनारस को जोड़ने के लिए, जो और समय को कम करे। क्योंकि दिल्ली से बनारस का इतिहास आपने समझा होगा कि पहले 24 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे। अब समय है कि ये 4 से 5 घंटे जो फ्लाइट की कनेक्टिविटी को भी बीट कर सके और फ्लाइट से कम समय ले, क्योंकि फ्लाइट में चेक इन और चेकआउट में और सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ज़्यादा समय लगता है। ऐसे में अनइंटरप्टेड हाई स्पीड रेलवे की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि बाकी ट्रैक्स जो है वो काफ़ी कंजेस्टेड है, जो ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रेन रन कर रहे हैं। इसलिए कई बार वंदे भारत को डिले का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वो ट्रैक 100 साल पुराने, और कई जगह पे ये इतनी तेज़ी को हैंडल नहीं कर पाएंगे, और अपनी मैक्सिमम स्पीड से कभी भी उस पर अदर ट्रेनें दौड़ नहीं पाएंगी। तो दिल्ली से बनारसी के जो बुलेट ट्रेन का रूट है वो 865 किलोमीटर लंबा
12 स्टेशन के साथ दिल्ली से शुरू होकर नोएडा, फिर जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा, फिर मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज से होते हुए न्यू भदोही से होते हुए बनारस पे जाके खत्म हो जाएगा। एक ब्रांच लाइन अयोध्या तक 120 किलोमीटर लंबी 1,20,000 करोड़ के साथ इसे बनाने का जो है ये डीपीआर में है। कंस्ट्रक्शन शुरू होने की जो गाइडलाइन रखी थी 2028 में, मैंने पहले बता दिया कि 2032 से पहले नहीं शुरू होगी। इसको बनाने का काम जो है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम संभाल रही है, उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। बात करें तो एरिया पे इसका इम्पैक्ट होगा जहां पे भी बनेगी, लैंड रिक्वायरमेंट वगैरह की जगह से कॉस्ट ज़्यादा होने से रेलवे मिनिस्टर ने इसे बैक बर्नर में डाल दिया था। हालांकि क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ट्रेन की जो स्पीड है वो 350 किलोमीटर पर आवर रखने के लिए अलाइनमेंट बहुत सीधा रखना पड़ता है, कम से कम जेंटल कर्व हो और ग्रेडियंट भी कम हो, और इसे सस्ता बनाने के लिए कुछ और तरीके निकाले गए थे। इसमें से एक था कि इसे NH19 के पैरेलल रखा जाए, जो कि NHI के पास वो एरिया ऑलरेडी है, तो ज़मीन खरीदने के पैसे कम लगेंगे। ट्रैक को स्टैंडर्ड गॉज में रखा जाएगा। आजकल कई सारी रेलवे लाइंस के लिए यही किया जा रहा है, चाहे वो RRTS हो या मेट्रो है। ये वृत्त होती है 4 फीट 8.5 इंच की, 25 kV AC करंट का इस्तेमाल होता है। ओवरहेड वायर की मदद से इनको रन किया जाता है। ट्रेन कोचेज जापान की शिकेंस टेक्नोलॉजी से बनेंगे, जो जापान से ही शुरू में इंपोर्ट होंगे, बाद में इंडिया में बनाने का प्लान है। एक कोच में 750 यात्री सफर कर सकते हैं। इनमें ऑर्गन सीट्स होंगी जो डिक्लाइन हो सकती हैं, अच्छा लेग रूम के साथ होगा। 2 क्लास के कोचेज होंगे। फर्स्ट क्लास में लग्जरी सीटिंग होगी, ज़्यादा स्पेस, प्राइवेट फीचर्स वाली, और इकोनॉमिक क्लास में स्टैंडर्ड सीटिंग होगी। नए मॉडल्स में सीट्स को 180 डिग्री तक घुमाया जा सकता है, जैसा कि वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव कोचेज में होता है। बाकी वाईफाई, पावर आउटलेट, इंटरटेनमेंट का भी देने का प्लान है। स्नैक्स, मील्स, बेवरेज को भी सर्व किया जाएगा। वेंडिंग मशीन और कैफे से भी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं ऑन बोर्ड ओवरहेड रैक्स पे, और डेडिकेटेड सूटकेस भी दिए जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्लान हैं इस बुलेट ट्रेन को और प्रीमियम लुक देने के लिए जब भी ये शुरू होगा। अच्छा, अब सवाल है कि जब भी हाई स्पीड रेलवे बनती है तो इससे क्या दूसरी ट्रेनों को फायदा होता है? तो कुछ इस तरह से समझे। जब हाई स्पीड ट्रेनें बनती हैं तो कई सारे जो लोग बहुत जल्दी से आना चाहते हैं, जैसे राजधानी वगैरह है या अदर ट्रेनें हैं, तो उसका ट्रैफिक इधर शिफ्ट होता है, क्योंकि आजकल लोग पैसे कमाते हैं और समय की कीमत जानते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रेन इंडिया में खाली जाएगी, डजंट मैटर कितने भी कॉस्टली हो। तो इससे क्या होगा, उन ट्रेनों को हम थोड़ा कम चला सकते हैं, तो उस ट्रैक को राहत मिलेगी। प्लस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं, जिससे कि जो रेलवे या कार्गो का शिपमेंट है उसको भी राहत मिलेगी। तो जो पुरानी अलग ट्रेनें चल रही हैं उनको ज़्यादा ट्रैवल टाइम मिलेगा, ज़्यादा रूट खाली मिलेगा, तो वो एफिशिएंट टाइम पे पहुँच पाएंगे। तो हाई स्पीड रेलवे आपकी अदर ट्रेनों को भी राहत पहुंचाती है, क्योंकि हाई स्पीड रेलवे एक अलग ट्रैक पे चलती है, इसका पूरा डेडिकेटेड कॉरिडोर होता है, उस पर और कोई ट्रेनें नहीं चल सकती हैं। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप बात करेंगे कि एयरपोर्ट से कैसे कंप्लीट करेगा, तो फ्लाइट में चेक इन चेकआउट में आपका 1.5 घंटे लग जाता है और 2 घंटे की फ्लाइट हो। तो और प्लस एयरपोर्ट क्या होता है, सिटी से बहुत बाहर होते हैं, बल्कि ये जो बनेंगे 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे ही बनेंगे। तो इससे क्या होगा कि मल्टी मॉडल हब से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी और आप फ्लाइट को कंप्लीट कर पाओगे फ्लाइट से थोड़े से कम रेट में, क्योंकि ये ट्रेन के वंदे भारत से ज़्यादा और फ्लाइट से थोड़ा कम रेट इनका होगा। ठीक है। कॉस्ट की बात करें तो हाई स्पीड रेलवे की टिकट लगभग में 3,000 से 4,500 तक की होगी। फर्स्ट क्लास में थोड़ी और महंगी होगी। फ्लाइट की कॉस्ट जो है 3,000 से 7,000 के बीच लगती है, सीजन के हिसाब से बढ़ भी जाती है। वहीं वंदे भारत में 2,000 से 2,500 रुपये लगते हैं। रोड ट्रेवल का खर्चा, फ्यूल, टोल टैक्स मिला के भी 2,500 से 4,000 के बीच ही आता है प्राइवेट व्हीकल्स के लिए भी, और स्लीपर बस का रेट 1,500 से 2,500 के बीच में आता है। तो जब आप हाई स्पीड रेलवे की बात करते हैं तो ये मिड रेंज में होगा, कि जो बस से तो महंगा, क्योंकि फैसिलिटीज आपको महंगी है, जो एक्सपीरियंस होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा, तो इसलिए इनका कॉस्ट थोड़ा सा मिड रेंज में आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा अगर आप बात करें तो इनकी जो दूरी है, मैंने बोला ना कि जैसे एयरपोर्ट 20 किलोमीटर पड़ जाता है और ये सब 3-4 किलोमीटर की दूरी पे होंगी। वाराणसी का जो LBS एयरपोर्ट शहर के 25 किलोमीटर बाहर पड़ता है और ये स्टेशन से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर है। तो कन्वीनियंस का एक बड़ा पॉइंट है जो आपको हाई स्पीड रेलवे में बहुत अच्छा मिलेगी। इसके अलावा हाई स्पीड रेलवे में नोएडा, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज जैसे हब कनेक्ट हो जाने से ज़्यादा यात्री भी ट्रेवल कर पाएंगे। एयरपोर्ट जैसी चेक इन नहीं, सिक्योरिटी नहीं, डेडिकेटेड ट्रैक से डिले नहीं होगा, पुरानी ट्रेन जैसे रोड कंजेशन से छुटकारा, लंबे डिस्टेंस ट्रेवल में थकावट नहीं होगी। साथ ही साथ हाई स्पीड रेलवे की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहेगी, प्लेन से काफ़ी ज़्यादा। तो इससे क्या होगा कि फटाफट आपको ट्रेनें मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होगा ये। ओके,
आपको एसी के साथ साथ बेहतर लेग रूम, वाईफाई की भी चीज़ें होंगी। पुरानी ट्रेन्स की आउटडेटेड फैसिलिटीज़ हैं। एरोप्लेन्स में बहुत कम लेग रूम होता है। ओके, रोड ट्रेवल में काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो जाती है लंबी जर्नी को कवर करना। HSR की इकोनॉमी सीट्स में 43 से 46 सेंटीमीटर वाइड और लेग रूम 104 सेंटीमीटर होगा। वहीं एरोप्लेन में आप देखते हैं कि 41 से 46 सेंटीमीटर वाइड बट लेग रूम केवल 76 से 81 सेंटीमीटर होता है, यानी 25% ज़्यादा जगह होगी एरोप्लेन के कंपैरिजन में। साथ ही हाई स्पीड रेलवे ज़्यादा इको फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंट होंगी। फ्लाइट्स एंड रोड ट्रेवल्स और के कंपैरिजन में कार्बन एमिशन भी काफ़ी कम होगा। तो एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट भी है अपने आप में। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें कि इसका रीजनल डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कि जिन भी इलाकों से ये गुजरेगी, पहले तो वहाँ रेट बढ़ जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ जाएंगे। और थोड़ा सा अगर आप मुंबई अहमदाबाद की बात करें, तो मुंबई अहमदाबाद तो बुलेट ट्रेन की बात करें तो ये देश का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा। अब इस पर तेजी से काम चल रहा है। पहला फेज़ 2026 में खुल जाएगा 345 किलोमीटर का, और 233 किलोमीटर के वायर डिचेस भी बन चुके हैं। गुजरात के 8 स्टेशन कंस्ट्रक्ट किए जा सके, फाउंडेशन वर्क पूरा है, सुपर स्ट्रक्चर लगभग में पूरा हो गया है। पहला फेज सूरत से बिलमोरा के बीच में अगले साल 2026 में खुलने की उम्मीद है। 1 लाख करोड़ का खर्चा पूरा आ रहा है रूट में, जिसमें से 1000 करोड़ की बात करें आप, 10,000 करोड़ माय बैड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए। गुजरात और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ ईच ने दिए, और जापान से लोन लिया गया। जापान की E5 सीरीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, थोड़ा इंडियन कस्टमाइजेशन के साथ। इसके बनने के लिए एक नया दौर भारतीय रेलवे में, एक आधुनिकता का और तेज़ी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का दौर भी खुलने वाला है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारे हैं। हैदराबाद बेंगलोर के बीच में भी एक है जो IT हब को 600 किलोमीटर लंबा है, 9 घंटे का सफ़र है। कभी फ्यूचर में जोड़ दिया गया तो 3 घंटे का हो जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में पुणे, नासिक और केरला के तिरुवनंतपुरम को केसर से भी एक हाई स्पीड रेलवे लाइन बनाने का प्लान है, जो अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स का है। इनसे 320 किलोमीटर के बजाय 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेंगी, बट पूरी तरह से राज्य सरकार बनवाएगी, केंद्र सरकार नहीं। और इस तरह से राज्य सरकारों ने भी हाई स्पीड ट्रेन बनाने का विचार कर लिया है, जो कि काफ़ी सारी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि आज के दौर में हाई स्पीड कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुकी है। तो इस तरह से अगर आपने देखा तो काफ़ी कुछ है। केवल बनारस और दिल्ली की ही बात नहीं है, स्टेट में एटलीस्ट नहीं बुलेट ट्रेन तो सेमी हाई स्पीड ट्रेनें, हाई स्पीड ट्रेनें जो 200-220 की स्पीड से चलें। इंडिया को ज़रूरत है कि वर्ल्ड में जब वो जापान, जर्मनी की लाइन में खड़ा होना चाहता है, चाइना की लाइन में, तो इंडिया को ऐसे सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी, और बुलेट ट्रेन की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अब हम जो हमारी एवरेज स्पीड 70 से 80 किलोमीटर पर घंटा है, उससे काम नहीं चलेगा। इट्स वेरी टाइम टेकिंग, उसमें कंजेशन वो एवरेज 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे लग जाते हैं। तो ट्रैवल फास्ट होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ने वाली हैं, लोगों का आवागमन बढ़ेगा, रूरल एरियाज़ में लोगों का रीच बढ़ेगा, लोग अपने घर से काम कर सकेंगे। और ये मेरी भी सोच है, और इस तरह से भारत बढ़ेगा। तो आपकी इसमें क्या राय है? आपको ये वीडियो कैसी लगी, चीज़ें आपको कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।